नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद की एनेक्सी में आज एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका विषय था रामविलास पासवान राजनीति में हाशिए की दावेदारी का नेतृत्व। इस परिचर्चा में मुख्य अतिथि के तौर पर उनके भाई पशुपति कुमार पारस पहुँचे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरपीआई के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहुँचे। यही नहीं, बीजेपी के पूर्व मंत्री और मौजूदा एमएलसी संजय पासवान इसके आयोजकों में शामिल रहे और उनकी भागीदारी प्रमुखता से रही। इस परिचर्चा का मकसद क्या था, आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार के साथ। हेमंत जी, राजनीति में हाशिए की दावेदारी का नेतृत्व रामविलास पासवान, तो ये इस सब्जेक्ट पर जो आज परिचर्चा रखा गया था, तो इसका मकसद क्या था, क्या कुछ उभर कर सामने आया? आप इस परिचर्चा में शामिल रहे हैं, आपकी मौजूदगी रही है। हाँ, मैं इस परिचर्चा को सुनने के लिए गया था और शुरू से अंत तक मैं वहाँ पर था। जैसा कि आपने विषय बताया, रामविलास पासवान राजनीति में हाशिए की दावेदारी का नेतृत्व, तो इस विषय से थोड़ा ये एक उस पर प्रकाश पड़ता है और ये समझ में बात आती है कि आखिरकार ये मसला क्या है। तो ये बताने की कोशिश की गई थी कि जो रामविलास पासवान जो थे, उन्होंने जो राजनीति में जो हाशिए की दावेदारी थी, हाशिए पर पड़ा हुआ समाज जो राजनीति में अपनी दावेदारी पेश कर रहा था, उसको नेतृत्व कौन दे रहा था? तो उसको नेतृत्व रामविलास पासवान दे रहे थे। इसका मुख्य स्वर इस आयोजन का, इस परिचर्चा का यही था। लेकिन इसके पीछे का जो मकसद आप पूछ रहे हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या था, तो इसके पीछे का जो पूरी तरह जो मकसद था वह राजनीतिक मकसद था। पृष्ठभूमि इसकी दूसरी थी। पृष्ठभूमि यह बनाई गई और पृष्ठभूमि यह थी कि रामविलास पासवान पर अभी हाल में एक किताब आई है, जिसका ये सदन में रामविलास पासवान प्रतिनिधि भाषण, यानी कि रामविलास पासवान जो ये पुस्तक है। हाँ, ये पुस्तक है। दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि ये पुस्तक है। रामविलास पासवान जी पर यह किताब आई है, जो सदन में रामविलास पासवान प्रतिनिधि भाषण। तो ये किताब जो है, ये इसके संपादक हैं संजय पासवान और अदिति नारायणी। संजय पासवान जी केंद्र सरकार में पहले मंत्री थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी देश में, और अभी वो एमएलसी हैं। और अदिति नारायण उनकी पुत्री हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में वहाँ प्राध्यापक हैं। तो और यह किताब जो जिन लोगों ने छापा है, वो भारत के राजनेता सीरीज एक किताब चल रही है और मार्जिनलाइज, और इसमें प्रकाशन जो है उसकी ओर से ये छापा गया है इसको। तो ये किताब इस पृष्ठभूमि में ये परिचर्चा का आज आयोजन किया गया था। इस किताब का विमोचन ऑलरेडी पहले हो चुका था। 5 जुलाई को उसका जो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर, उन्होंने इसका विमोचन किया था और उस पर यह परिचर्चा थी। तो आखिरकार इस परिचर्चा में जो कुछ हुआ, जो विषय था, उसमें उससे आगे उसके पीछे झांकने की ज़रूरत है। आखिरकार इसका मकसद क्या था? तो मैं समझता हूँ कि जो मकसद था वो वहाँ ज़्यादा साफ हो गया पूरे आयोजन में। जब आप देखेंगे आयोजन में क्या क्या हुआ, तो उससे साफ होता है कि यह जो आयोजन था, रामविलास पासवान की विरासत का असली हकदार कौन है। ये एक तरह से वहाँ रामविलास पासवान जी के परिवार में एक तरह से ये खींचतान चल रहा है कि उनकी विरासत का हकदार कौन है। और विरासत क्या है? खास करके हाजीपुर की सीट। ऐसे तो दोनों उनके चाचा और बेटे अलग हो चुके हैं, जो चिराग पासवान के चाचा हैं और ये रामविलास पासवान जी के भाई हैं पशुपति कुमार पारस, वो पार्टी अलग कर चुके हैं अपनी। चिराग पासवान की भी अलग पार्टी है। जो रामविलास पासवान जी की जो ओरिजिनल जो एलजेपी थी, वो 2 खंडों में बट गई। और उसमें अब विरासत की बात तब आ रही है जबकि यह राग चिराग पासवान ने छेड़ा कि हाजीपुर मेरे पिता की विरासत है और मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा।
और उसके बाद तो इसके जवाब में आया पारस जी का कि वह मेरे भाई की विरासत है, मेरे भाई ने मुझे वह विरासत सौंपी थी, इसलिए मैं हाजीपुर किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तो बात इससे अब आगे जा रही है, आगे ये जा रही है कि जो आयोजन यह किया गया, तो एक तो है कि रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति कुमार पारस जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और ये राष्ट्रीय लोजपा के वो अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ आज की तारीख में 5 सांसद भी हैं उनको लेकर के। तो ये कार्यक्रम का आयोजन जो था उसके पीछे का मकसद ये था कि एक तो ये पशुपति कुमार पारस को रामविलास पासवान की विरासत का हकदार बताना, साबित करना। दूसरा कि यह साबित करना कि पासवानों का, दुसाधों का कोई अगर नेता है तो वह सिर्फ पशुपति कुमार पारस है। और इसी के इर्द गिर्द वहाँ कुछ लोकगीत भी गाने वाले लोग आए हुए थे, एक मंडली आई हुई थी जिसने 2-3 गीत गाए, और उस गीत के जो बोल थे उसमें ये था, उसमें पूरी तरह निरूपित किया गया था कि पारस को, बिहार को कैसे पारस की ज़रूरत है और हाजीपुर को कैसे पारस की ज़रूरत है, ये उन गीतों के जरिए बताने की कोशिश की गई। और दूसरी बात, संजय पासवान जो इस आयोजन के केंद्र में रहे और जो उस आयोजन की अध्यक्षता भी कर रहे थे, आज परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पारस जिसके साथ होता है वह सोना हो जाता है, यानी जिसको छू लेता है। हाँ, पारस जिसके साथ होता है वह सोना हो जाता है। मैं उनके शब्द को हूबहू कोट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पारस जिसके साथ होता है वह सोना हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि रामविलास पासवान जी की राजनीति का पूरा स्वरूप, पूरा ढांचा अगर किसी ने बनाया, तय किया, तो वह उसके निर्माता, उसके मूल में, उसके अंदर में जो थे वह पशुपति कुमार पारस थे, जो लक्ष्मण तुल्य, उनको संज्ञा दी गई लक्ष्मण तुल्य उनके भाई पशुपति कुमार पारस, उन्होंने ये पूरी संरचना उनके लिए तैयार की। और रामविलास पासवान जी तो नेतागिरी करते थे, लेकिन उनका पूरा सब कुछ संभालते थे पशुपति कुमार पारस। इसलिए उन्होंने एक चीज़ और कहा कि नेता भले एक न हो, नेताओं में भले एकता न हो, लेकिन हम पशुपति कुमार पारस के साथ हैं, और पासवानों का कोई अगर नेता है तो वह पशुपति कुमार पारस है। तो राजनीति में हाशिए की दावेदारी का नेतृत्व, तो ये विषय वस्तु ये था कि रामविलास पासवान जी हाशिए की दावेदारी का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब तो वो है नहीं, तो अब कौन नेतृत्व करेगा? अब वो नेतृत्व पशुपति कुमार पारस करेंगे। प्रकारांतर से यही बात कहा गया वहाँ पर। और मैंने जो उदाहरण दिया, मैंने जो गीतों के बारे में बताया, मैंने जो ये संजय पासवान जी के बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या कहा वहाँ पर, कि जो पारस जिसके साथ होता है वो सोना हो जाता है। रामविलास पासवान जी की पूरी राजनीति का ढांचा पशुपति कुमार पारस ने खड़ा किया। नेता भले एक न हो, उनका इशारा था कि चाचा भतीजा भले एक नहीं हो, लेकिन हमारा नेता कोई है तो पशुपति कुमार पारस है, हम उनके साथ हैं। पासवानों का नेता, दुसाधों का नेता वो पशुपति कुमार पारस है। दोस्तों, मुझे खबरें मिल रही थी कि पशुपति कुमार पारस ने भी अपने भाषण में जो है इस परिचर्चा में उन्होंने भी रामविलास पासवान को जितना महिमा मंडित करना था किया, और इसके साथ उन्होंने ये भी गिनाया कि कैसे उन्होंने रामविलास पासवान जी को ऊपर की ओर चढ़ाया। हाँ, ये बात भी कही, वही बात मैं आगे कहने जा रहा था। तो संजय पासवान ने ये बात कही। दूसरी बात पशुपति कुमार पारस ने अपने लंबे लगभग 30-35 मिनट के भाषण में उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ, हम भाइयों में इतना प्रेम था, तीनों भाइयों में, कि हम लोग कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं गए। और रामविलास पासवान जी हम लोग के लिए भगवान थे, वो देवता की तरह थे, और वो जो कहते थे वो उन्हीं के बताए रास्ते पर हम लोग चलते थे, उनका आदेश हम लोग मानते थे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 2 अवसर आए जब रामविलास पासवान जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया। उन्होंने बताया कि जब 1977 में अलौली से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आई, जब रामविलास पासवान जी एमपी हो चुके थे, जनता पार्टी के टिकट पर एमपी बन गए थे यहाँ से हाजीपुर से, और विधानसभा का चुनाव होना था। तो विधानसभा के चुनाव में ये इनको रामविलास पासवान जी ने
पशुपति कुमार पारस को चुना कि ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 69 में रामविलास पासवान जी अलौली से विधायक बने थे उपचुनाव में, और उसके बाद 72 के चुनाव में वो हार गए थे, और 77 में जब वो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनको हाजीपुर से टिकट मिला और वो पहली बार संसद के सदस्य बने। तो उन्होंने कहा कि जब उनको मौका मिला पहली बार, तो उस समय ये शिक्षक थे। इन्होंने बताया कि मैं शिक्षक था, मैं शिक्षक की नौकरी कर रहा था मिडिल स्कूल में, और मेरे भाई ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम शिक्षक की नौकरी से रिजाइन करो और विधानसभा का चुनाव लड़ो, और अलौली से उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेजा, और मैं चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 7 बार लगातार विधायक रहा अलौली से। उसके बाद जब हाजीपुर की बात आई, जब ये हुआ कि उनका स्वास्थ्य खराब है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, तो हाजीपुर से चुनाव लड़ने की जब बात आई तो रामविलास पासवान ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम चुनाव लड़ोगे हाजीपुर से। तो मैंने मना किया, कि मैंने कहा, क्योंकि उस समय मैं यहाँ बिहार सरकार में मंत्री था, और मैंने कहा कि नहीं, मेरे चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है, आप अपने ये चिराग पासवान को लड़ाइए। उन्होंने कहा कि भाभी को लड़ाने की भी मैंने राय दी थी। हालांकि ये अलग बात है कि उनकी भाभी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकती, उस पर बाद में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये उन्होंने सुझाव दिया कि भाभी को या अपने बेटे को आप लड़वाइए, लेकिन मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुमने मेरे हाजीपुर में इतना काम किया है, सारा मेरे बदले में सारा चुनाव तुम लड़ते थे, इसलिए वहाँ से तुम ही को लड़ना है। और मैंने अपने भाई का आदेश माना, उन्होंने अपनी विरासत मुझे दी। तो उन्होंने भी ये एक तरह से ये बात कही कि रामविलास पासवान जी ने अपनी विरासत मुझे हमें सौंप दी, और जब भी मौका आया, उन्होंने जोड़ा कि जब कभी भी मौका आया तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और उन्होंने उस समय कहा कि परिवार में तुम्हारे सिवा मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, अपने बेटे पर भी नहीं कर सकता हूँ, ये बात उन्होंने कही। तो पूरा जो आयोजन था, इस किताब के बहाने, रामविलास पासवान जी पर जो किताब आई है, उस किताब के बहाने जो परिचर्चा रखा गया था, उसके पीछे मूल मकसद एक राजनीतिक मकसद था, जिस मकसद के तहत यह पूरा आयोजन रखा गया। और राजनीति में राजनीति करना सब लोगों का अधिकार है, ये कोई बुरी बात नहीं है लेकिन इसको मैं इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार राजनीति में कितने तरह के पर्दे होते हैं। राजनीति करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आमतौर पर समाज ये भी मानता है, कानून भी यही कहता है कि बाप का विरासत का हकदार जो होता है उसका बेटा ही होता है। देखिए, ये सब कानूनी बात है, लेकिन राजनीति में कानूनी बातें चलती नहीं है। विरासत कैसे किसके पास चली जाती है, वो तो उसके राजनीतिक एक समझिए कि उसकी काबिलियत, उसकी ताकत पर निर्भर कर होता है कि उसमें कितनी राजनीतिक काबिलियत है, उसमें कितनी राजनीतिक ताकत है, जिसके बदले वो विरासत को अपने हाथ में ले ले। वो विरासत किसी को मिलती नहीं है, बल्कि विरासत हासिल की जाती है, और खासकर राजनीति में यही होता है। ऐसे आप संपत्ति वाला मामला हो तो अलग मामला है, लेकिन अगर राजनीतिक विरासत की बात हो तो वो हासिल की जाती है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ तो लालू यादव के परिवार में ये तो अब माना जाता रहा है कि बड़ा बेटा जो है उसी को मिलना चाहिए था राजनीतिक विरासत, लेकिन बड़े बेटे को नहीं मिल पाया, क्योंकि वो पोटेंशियल उनमें नहीं है नेतृत्व करने का। वो एक विधायक बन सकते हैं, एक एमपी बन जा सकते हैं, लेकिन पार्टी को लीड करने का, स्टेट को लीड करने की काबिलियत उनमें नहीं है, ये सब लोग जानता है। इसलिए विरासत किसको मिली? छोटे बेटे तेजस्वी को। तो वही मैं कह रहा था कि यह जो विरासत की जो लड़ाई है पासवान परिवार में, तो उस लड़ाई को कैसे पशुपति कुमार पारस को उसमें भारी साबित किया जाए, उसमें उनको ये एक तरह से उनको एज दिया जाए, उनको बढ़त दी जाए, ये एक तरह से इस आयोजन का मूल मकसद था। और उसमें मैंने पशुपति कुमार पारस और संजय पासवान की जो बात बताई कि उन्होंने क्या क्या कहा। इस आयोजन के लिए जो गाने वाले जो मंडली आई हुई थी, गाना गाने वाली मंडली, उस मंडली ने क्या क्या गाने गाए उसको मैंने आपको बताया। तो इससे ये स्पष्ट है कि पूरी तरह ये विरासत की लड़ाई है, और उस लड़ाई में ये आगे रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को रखना है। दूसरी बात मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि संजय पासवान आखिरकार इस आयोजन में इतने शिद्दत के साथ इतने क्यों लगे हुए थे, क्यों इन्वॉल्व थे? तो उसके पीछे भी उनका भी एक राजनीतिक मतलब है कि उनके सामने ये एक चुनौती है कि आज की तारीख में अगर आप
बिहार पर नज़र डालेंगे तो पासवानों के नेता के रूप में अगर आप सवाल पूछें किसी से तो पहला नाम किसका आता है जुबान पर? चिराग पासवान का, एक यूथ फिगर के रूप में और चर्चित चेहरा के रूप में। मीडिया में भी उनकी है पूछ है, उनकी अपनी जनता में भी अपनी फैन फॉलोइंग है, उसकी वजह चाहे जो कुछ भी हो। तो ये है, तो उस स्पेस को जो चिराग पासवान जिस स्पेस पर अभी काबिज हैं, जिस पर उनका कब्जा है, उस स्पेस को संजय पासवान भी हासिल करना चाहते हैं। किस लिए हासिल करना चाहते हैं कि बीजेपी में वो आज की तारीख में सिर्फ एक एमएलसी हैं। एक समय वो केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो उस दौरान तो उसके बाद वो आए, उन्होंने कई पार्टियां बदली, उसके बाद वो बीजेपी में है। बीजेपी में लंबे समय रहने के बाद उनको 5 साल पहले एमएलसी बनाया गया, 1 साल उनका और बचा हुआ है, तो उनको एक दूसरा टर्म भी चाहिए एमएलसी वाला। दूसरा के सामने लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में उनको ये उम्मीद भी होगी कि लोकसभा का टिकट मुझे मिले। हालांकि उन्होंने ये निजी बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। दूसरी बात कि अगर लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा भी तो जनरल सीट से लड़ना चाहता हूं, सामान्य सीट से लड़ना चाहता हूं, जो बहुत लोगों को मंजूर नहीं है। तो संजय पासवान का मकसद इस आयोजन के पीछे ये रहा, मुझे लगता है कि उनको अपनी हैसियत भी एक पासवान नेता के रूप में अपनी पहचान को भी एक स्टेट वाइड एक ये देना, उसको पहचान देना। क्योंकि ये संजय पासवान ये बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन वो छवि, उस तरह की छवि वो नहीं उनकी नहीं बन पाई है। एक जिसका कि वो पैन इंडिया कह लीजिए, पैन बिहार कह लीजिए, यानी कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में रामविलास पासवान को तो सब लोग पूरे भारत में जानते थे पासवान नेता के रूप में। और आज के इस आयोजन में इस बात की चर्चा भी हुई कि पासवान टाइटल को, पासवान बिरादरी को, दुसाद बिरादरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली वह रामविलास पासवान की वजह से मिली। और अब आप अगर देश के किसी भी कोने में जाते हैं, अगर आपका टाइटल अगर पासवान है तो लोग पूछते क्या आप रामविलास पासवान को जानते हैं, क्या आप बिहार से आए हैं? तो ये सही बात है कि इससे एक पहचान की जो ये थी, उसको एक जो राजनीति कहते हैं, जो पहचान की जो अस्मितावादी एक जो ये है लड़ाई है, उसमें पासवानों को एक पहचान मिली उनसे। लेकिन ये हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि इसमें संजय पासवान जी का ये है, उनका जो राजनीतिक ये है कि अपनी पार्टी में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को स्थापित करने के लिए उनके लिए ये ज़रूरी है कि पासवानों के नेता के रूप में या एक तरह से किंग मेकर के रूप में सामने आए। तो आज की तारीख में ये पशुपति कुमार पारस को आगे करना, उनके पीछे ताकत बन करके खड़ा रहना कि ये हमारे नेता हैं, ये पासवानों के नेता हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक जाति का एक नेता होना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, और प्रत्येक जाति में एक ही नेता होना चाहिए, अलग अलग नेता नहीं होना चाहिए, नहीं तो जाति कमज़ोर हो जाती है, उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है। वो पासवानों को समझा रहे थे, ये बता करके वो साबित कर रहे थे कि पशुपति कुमार पारस के पीछे वो अपनी ताकत झोंक रहे हैं। और उस पूरे आयोजन में जैसे कि वहाँ संजीव प्रसाद टोनी जो कभी जब ये बिहार में लालू प्रसाद यादव का शासन शुरू होने से पहले वो मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस की सरकार में, और उनके रिश्ते में वो ससुर लगते हैं, वो भी आज उस आयोजन में आए हुए थे। तो ये जो पूरा, और उसमें बीजेपी के विधायक हैं पीरपैंती से इंजीनियर ललन पासवान, वो भी वहाँ मंच पर थे। तो ये तमाम जो था, ये मकसद ये है उसके पीछे कि जो संजय पासवान का, कि अपनी पार्टी में भी अपनी हैसियत को, अपनी दावेदारी को मजबूत करना, और कि एक पासवान बिरादरी पर अपनी पकड़ को स्थापित करना, मजबूत करना, और ये दिखाना कि पासवान बिरादरी में हमारी ताकत क्या है। और पशुपति कुमार पारस के बहाने एक तरह से वो एक जो गोलबंदी होगी, उसके जरिए पासवानों की ताकत को एक मजबूत ताकत के रूप में सामने रखने से बीजेपी में उनके सामने एक तरह से कद बढ़ेगा, उनकी हैसियत बढ़ेगी। और बीजेपी जो अभी आज की तारीख में अति पिछड़ों पर, दलितों पर जो काम कर रही है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए अगर आपकी छवि बनती है कि आपके साथ लोग हैं, आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उनके बीच में आपकी पहुंच है, पकड़ है, तो निश्चित रूप से पार्टी में भी आपकी
पूछ बढ़ेगी और आपकी जो मांगे हैं वो मांगे आपकी पूरी होंगी। तो ये पूरे आयोजन का ये मकसद था। किताब एक उसका बहाना था और जाहिर सी बात है जब किताब सामने आई है तो किताब उसमें इस किताब के पीछे जो जिन लोगों ने काम किया उसमें संजीव चंदन जो स्त्रीकाल के संपादक हैं वो भी वहाँ पर थे और उन्होंने रामविलास पासवान जी के बारे में एक अलग वो एकेडमिक एंगल से जो बात की उन्होंने कि रामविलास पासवान की वजह से कैसे जो हाशिए का समाज है उसने एक पहचान पाई, उसकी दावेदारी बढ़ी राजनीति में, उसको उन्होंने स्थापित किया। लेकिन इसका मूल स्वर जो था वो राजनीतिक था। इस आयोजन का मकसद राजनीतिक था और मुझे लगता है कि चिराग पासवान के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में ये कार्यक्रम रखा गया था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने इसके पहले इस आयोजन की जानकारी जब हम लोग के बीच में आई थी तो हम दोनों ने चर्चा की थी कि आखिरकार इस आयोजन में चिराग पासवान को न बुलाने का क्या मकसद है। तो पहले आयोजकों ने ये कहा, जिसको हम लोगों ने उसमें कोट भी किया था, कि उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई इस किताब के प्रकाशन की प्रक्रिया के दौरान। लेकिन मकसद ये अब स्पष्ट हो गया कि मकसद ये नहीं था कि उन्होंने रुचि नहीं दिखाई, बल्कि रुचि दिखाई या नहीं दिखाई वो सवाल गौण हो गया। सवाल यह है कि जब आप किसी एक व्यक्ति को नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, दुसाधों का नेता, पासवानों का नेता अगर किसी एक आदमी को स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें दो तरह के लोग कैसे आ सकते हैं जो दो अलग अलग पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि एक ही व्यक्ति को रखना था वहाँ पर। दूसरी बात यह है कि इस पूरे आयोजन में जो लोग आए उनके बारे में तो मैंने बताया कि उसमें ललन पासवान एमएलए थे बीजेपी के, फिर 35 से विधायक हैं, संजय पासवान थे, संजीव प्रसाद टोनी थे और उसके बाद एक अमित पासवान थे, एक ये पटना विश्वविद्यालय के 2 शिक्षक थे जो पासवान बिरादरी से आते हैं और बहुत सारे लोग थे। लेकिन इस पूरे आयोजन में रामविलास पासवान जी के जो समझिए कि बिल्कुल क्लोज फैमिली कह लीजिए, अगर भाई लोगों को छोड़ दिया जाए तो उसमें से कौन लोग आया था, क्योंकि पटना में उनके 2 दामाद रहते हैं, पटना में उनकी 2 बेटियां हैं, उसमें से कोई नहीं आया था। एक तो इस वजह से नहीं आया कि वो आरजेडी में है और दूसरा एक दामाद जो उनके सरकारी अधिकारी रहे हैं वो उस आयोजन में अकेले आए हुए थे। उनके परिवार, उनकी पत्नी वगैरह वहाँ नहीं आई थी, तो अकेले वो उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। और संयोग ऐसा था कि वो मेरी बगल में बैठे हुए थे, तो पूरे कार्यक्रम में वो चुपचाप उन्होंने पूरा कार्यक्रम सुना और उसके बाद जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो वो उठ करके चले गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चिराग पासवान को इस वजह से नहीं बुलाया गया क्योंकि वहाँ रामविलास पासवान की विरासत का हकदार ये पशुपति कुमार पारस को बताना था, इसलिए उसमें बाकी लोगों को नहीं बुलाना था।